किसान की आवाज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे किसानों को फायदा होगा, उपभोक्ताओं को फायदा होगा, क्योंकि सब्जी और फलों के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में भाग लेंगे पॉलिटिकल और बिजनेस डेली के ब्यूरो चीफ बीके झा जी। झा जी, आपका स्वागत है। क्या वजह है कि एक वो कानून जो एक लंबे समय से केंद्र सरकार ने लागू किया था इस देश में, जिससे किसानों को उनका उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं तक सब्जी और फल ठीक तरीके से पहुंचाया जा सके, इस व्यवस्था में जो बाजार की ताकतें हैं उसमें किसानों का कोई हिस्सेदारी नहीं है। जबकि देश के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जी ने नेफेड जैसी संस्था जो सहकारिता के क्षेत्र में खड़ी की थी, उसका उद्देश्य बहुत साफ था कि नेफेड सब्जी और फलों को खरीदेंगे, उनका प्रोसेसिंग करेंगे और उपभोक्ताओं को मुहैया करेंगे उचित दामों पर। लेकिन नेफेड उस स्तर पर काम नहीं कर पाई जहां करना चाहिए था। दूसरा उदाहरण देश में हमारा जो मदर डेयरी का है, सफल का है। सफल एक ऐसा शुरू किया प्रोजेक्ट मदर डेयरी ने कि सब्जी और फलों को खरीद के मदर डेयरी के किसानों से और वो उपभोक्ताओं तक मुहैया कर रहा है। बाजार में ऑक्शन की बात होती है, लेकिन देश की बड़ी बड़ी मंडियों में अगर देखें तो ऑक्शन में बड़े घोटाले हैं। झा जी, आप क्या मानते हैं, कैसे सुधार हो बाजार में? सर, देखा जाए तो ये महंगाई जो फल और सब्जियों और एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो महंगाई की मार हमारी जनता झेल रही है, उसका मुख्य कारण तो यही है कि हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें कई खामियां हैं। जैसा कि अब उन्हीं खामियों को दूर करने के मद्देनज़र एपीएमसी एक्ट का वो प्रावधान किया गया था, जिससे ये माना जा रहा था कि किसानों को उनकी सब्जियों, फल और बाकी अनाज के अच्छे दाम मिलेंगे, बिचौलियों से उन्हें निजात दिलाई जाएगी। इसमें ज़्यादातर जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है, लेकिन पूरी तरह से माना जाए तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ नहीं। किसानों को आज भी जूझना पड़ता है, फल सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार बाकी सभी ये कह रहे हैं कि आप इनके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को वो ठीक करो। एपीएमसी एक्ट को भी सारे स्टेटों में ठीक से लागू नहीं किया गया है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो खामियां हैं वो कानून के सही इम्प्लीमेंटेशन को लेके है। यदि हमने इसके कुछ चेंजेस के साथ इसे यदि सही ढंग से लागू कर दिया तो किसानों, न केवल किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिल जाएगा, बल्कि बाकी जो ओवरऑल जो हम इन्फ्लेशन की मार झेल रहे हैं उससे भी काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। झा जी, आपने कहा कि निजात मिल सकती है जो बाजार में आए दिन महंगाई हो रही है, लेकिन यदि हम पूरी तरह से किसानों को बड़े कारपोरेट्स के हवाले कर देंगे तो क्या जो मोनोपोली होगी उनकी खरीदने की व्यवस्था में, उसमें न किसान बचेगा न उपभोक्ता बचेगा। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार की ताकतों का खेल देखें, दुनिया में अगर हम देखते हैं, रिटेल चेन की बात करते हैं तो वॉलमार्ट दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार करते हैं, लगभग $400 बिलियन का व्यापार करते हैं 15 देशों में, और उनके 21 लाख कर्मचारी कुल हैं। भारत में 5 करोड़ के करीब छोटे खुदरा दुकानदार हैं, छोटे छोटे ठेली पटरी वाले लोग हैं जो सामान बेचते हैं। गांव की गली और मोहल्लों से लेकर शहर के बड़े बाजारों तक उनकी भागीदारी है। हर जगह पर आम आदमी काम करता है, रोजगार पाता है, उसके परिवार पलता है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि हम ऑक्शन करने वाले जो कमीशन एजेंट्स हैं, जो उनका कमीशन सरकार ने तय कर रखा है, उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया सरकार ने? क्यों वो बेकाबू होते चले गए? क्या वजह है? इनकी लॉबीज कितना मजबूत हो गई हैं, बाजार की ताकतें? क्या खेल होता है लासलगांव की मंडी में प्याज का कि जब किसान प्याज लाता है मंडी में तो 2, 2.5, 3 रुपए किलो के भाव से खरीदी जाती है, और जब किसान माल सारा खेत से मंडी में ला चुका होता है और उसके बाद जब बाजार की ताकतों के कब्जे में आ जाता है। मैंने प्याज का उदाहरण आपको इसलिए दिया कि वही प्याज 60 से 70 रुपए, 80 रुपए से लेके 90-100 रुपए तक दिल्ली से बंबई के बाजारों तक बेची गई। ये कारपोरेट के कारनामे
कम खतरनाक नहीं है। एक उदाहरण देश के सामने, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे। ये जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ये बाजारी शक्तियों को अपने हिसाब से ढालने में पूरी तरह से सफल हैं, और वो इसलिए सफल हैं कि सरकारी अंकुश जो होना चाहिए, जो सब्जी मंडियों और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडियों के जो रहनुमा है, जो जिनकी देखरेख में ये सारा है, वो एक मिली भगत के साथ ये खेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी मानता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की भी समस्या आ जाती है। मैंने खुद देखा है झारखंड में सब्जियां सड़ जाती है, उन्हें मार्केट नहीं मिल पाता, कौड़ियों के भाव उन्हें खरीदने के लिए कुछ लोग नहीं रहते। तो ये जो आपने प्याज का जो उदाहरण दिया, वो भी एक उसमें है कि जब फसल आती है तो उस समय पे दाम गिरते हैं, और जब फसल का सीजन नहीं होता है उस समय होर्डिंग भी होती है, और बाजारी शक्तियां उस समय अपने पूरे जोर पे होती हैं, और इसी की वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। बाजार में जो मंडियों का व्यवस्था है, आखिर क्या वजह है कि मंडियों में आधुनिकीकरण की योजना जो पिछले 20 सालों से बराबर बात की जा रही है, आधुनिकीकरण नहीं किया जा रहा। ऑक्शन जिस तरीके से होता अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर, उस तरह से ऑक्शन का सिस्टम अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया। कोल्ड स्टोरेज जो मंडियों के साथ व्यवस्था होनी चाहिए, किसान अपना माल लाके कोल्ड स्टोरेज में रखे और उसे जब चाहे वो बेच ले, ये सब्जी और फलों की व्यवस्था है। जब हम देखते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो प्रोक्योरमेंट करता धान और गेहूं का, वो भी पूरे देश में नहीं करता, उत्तरी भारत में करता है। बाउल कहते हैं हम इसे, राइस बाउल कहते हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को। अब तो उसमें भागीदारी मध्य प्रदेश की भी है और तमाम दूसरे देश के हिस्सों की भी भागीदारी है। आखिर क्यों हम सब्सिडी देते हैं एक कोल्ड स्टोरेज के लिए, उन लोगों को देते हैं, कहां वो कोल्ड स्टोरेज चल रहे हैं, काम क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरा सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि जिस उद्देश्यों को लेकर एपीएमसी एक्ट की 60 और 70 के दशक में बनाया गया था कि जो शोषण करते थे पैसे देकर किसानों को कर्ज में दबाकर, उनसे मुक्ति के लिए बनाया था एपीएमसी एक्ट। उद्देश्य बहुत साफ था, किसानों को उन रसूखदारों से पीछा छुड़वाने के लिए। लेकिन अब ये नया खेल हो गया, ये नया खेल हो गया कि अगर हम दिल्ली के आजादपुर मंडी की बात करें तो किसान को यह नहीं पता कि उसका माल किस भाव में नीलाम होता है। वो कपड़े के अंदर उंगली दबा के और इशारों में ये सब करते हैं। ये सब खेल क्या है, कैसे निपटे सरकार इससे? इससे निपटने के लिए जो समस्याएं हमने आउटलाइन की, एक तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से हमारा चरमराई हुई है। एक जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोशन देने की बात करते हैं, तो बात ये, सबसे पहली बात ये होती है कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, जिसमें आपने अभी कोल्ड स्टोरेज की बात कही। कोल्ड स्टोरेज उसके एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सप्लाई चेन की भी एक अहम अंग है। अब ये देखा जाए, यदि इसमें मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल विल की वजह से ये सारा कुछ नहीं हो पा रहा है। दूसरा, मुझे और कोई कारण नहीं दिखता कि जब हमने एक्ट बना लिए और जब उसे सारे स्टेट्स पे उसे वो लागू करने के लिए एडवाइजरी जारी हो गई, तो उसके बाद भी फिर ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इसका और दूसरा कोई कारण हो नहीं सकता। झा जी, आखिर कब देश एग्रीकल्चर की प्लानिंग करेगा जिला स्तर पर कि हमारे देश में कुल किस चीज की कितनी खपत है, कितनी सब्जी, कितना फल, कितना दाल, कितना अनाज और कितना दूध की आवश्यकता है, कितना मछली पालन की आवश्यकता है, कितना मुर्गी पालन की आवश्यकता है, कितना मांग है किस चीज का। हम जब तक इसकी प्लानिंग को सही तरीके से मूर्त रूप नहीं देंगे, और हमें उसके लिए तय करना होगा कि किस जनपद के अंदर हमें क्या क्या फसल उसमें पैदा करवानी है। इरिगेशन के संसाधन हमारे पास है नहीं, मात्र 36% के करीब एरिया देश में सिंचित है, 64% भगवान भरोसे है, और जहां श्योर्ड इरिगेशन नहीं है वहां उत्पादकता की बात करना बेईमानी है पूरी तरह से। आखिर योजनाकारों को, उनकी सोच को मुझे तरस आता है और शर्म आती है ये कहते हुए कि देश की हकीकत को जानते नहीं है और उन योजनाओं पे हवाबाजी से बात करते हैं जिनका भारत की हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया। जब जिस सरकार में
मेरा ख्याल है 10 से 20% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनका खेत खलिहान किसान इनसे कोई कभी पाला पड़ा हो, या वो जानते हो, उनके दुख दर्द को समझते हो, जानते हो, या उनकी खुद की जो है बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से रहा हो। तो ऐसे योजनाकारों से हम क्या ज्यादा से ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं? हवाई नीतियां तैयार हो रही हैं, जमीन पे उसका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, या मतलब जो है गलत तरीके से हो रहा है। तो आपने जिस योजनाकारों की बात कर रहे हैं कि योजनाकारों से ये क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसे में मैं मानता हूं कि वो जब तक वो लोग सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे जिन्हें खेती की समझ है, जिनसे किसानों के दुख दर्द का वो समझ है, जिन्हें एग्रीकल्चर मार्केटिंग की समझ हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम एक कदम भी आगे बढ़ पाएंगे। ये कहां तक कहना उचित है कि एफडीआई रिटेल में लाएंगे और ये कारफोर है, वॉलमार्ट है, ये तमाम कंपनियां हैं, ये आएंगी तो इससे सुधार हो जाएगा? ये कैसे संभव है? यदि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता और सुधार होता तो पहली बात तो ये कि ये 40% माल किसानों का रिजेक्ट कर देते हैं ग्रेडिंग के नाम पर। दूसरी बात यह है कि क्वालिटी के नाम पे बात करते हैं, लेकिन क्वालिटी की बात नहीं है, खेल कुछ और है। दूसरा मेरा कहना यह है, मेरा सवाल यह है आपसे कि यदि ये इतने ईमानदार हैं भुगतान करने में किसानों को, तो अमेरिका के किसानों को वॉलमार्ट ने पिछले वर्ष में सब्जी और फलों का जो कंज्यूमर का $1 प्राइस था, तो उसमें 23 से 24 सेंट मात्र किसान को भुगतान किया। दूध के क्षेत्र में अगर हम देखें तो यूएस से लेके और यूके तक की बात अगर हम करें तो इन्होंने $1 में 33 से 34 सेंट वो जो कंज्यूमर प्राइस था उसका किसान को दिया। और जब हम अमूल को देखते हैं भारत में, तो भारत में अमूल 65% पैसा, $1 में से 65 पैसे किसान को भुगतान करता। तो मॉडल अमूल का अच्छा है भारत में, या वॉलमार्ट जो शोषण कर रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों का शोषण हो रहा है? और जहां तक क्वालिटी की बात है, मैं आपको उस पर भी चर्चा करूंगा। आप पहले यह बताएं कि ये जो इनका पैसे का रवैया है, लूटने का किसानों को और उपभोक्ताओं को, इसे आप किस रूप में देखते हैं? तो बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे देसी मॉडल है, जो वो मॉडल है जो यहाँ के जमीनी हकीकतों से जुड़ा हुआ है, यहाँ की अमूल का आपने उदाहरण दिया, अमूल सक्सेस है। अमूल जिस भी सेगमेंट में अमूल गया वहाँ एक सक्सेस स्टोरी तैयार हो गई। इसका सीधा मतलब ये है कि उन्होंने यहाँ के जरूरतों को पहचाना, उसी हिसाब से उन्होंने सारी अपनी प्लानिंग करी और उस तरह के उन्होंने, अब गुजरात में इसका उदाहरण है कि उन्होंने जो मल्टीनेशनल जो वो है उनको उखाड़ फेंका। दूसरी तरफ आप एफडीआई में रिटेल की बात कर रहे हैं कि उसका क्या असर होगा, तो मैं ये मानता हूं कि हमें एक्सपेरिमेंट करने के नाम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत सही कहा आपने, एक्सपेरिमेंट के नाम पर देश के बाजार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले नहीं करना चाहिए। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान की आवाज। किसान की आवाज कार्यक्रम में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं केंद्र सरकार एपीएमसी एक्ट में बदलाव कर रही है। आखिर बदलाव किसके लिए और क्यों? क्या देश की आवश्यकता है, या सब्जी और फलों के बाजार को, किसानों को, कृषि को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने का ये एक बड़ा खेल, एक बड़ी साजिश देश के खाद्यान्न सुरक्षा के एक विशेष क्षेत्र में, चाहे डेयरी का क्षेत्र हो या सब्जी फलों का क्षेत्र हो, और चाहे अनाज उत्पादन की हम बात करें। उदाहरण हमारे सामने है प्राइवेट सेक्टर में। मध्य प्रदेश में झाजी प्राइवेट कंपनियों ने गेहूं और धान का पैदावार करवा के और खरीद करके देखी है। वो कहते हैं कि हमसे बीज लो, हमसे खाद लो, हम ही से सब सामान किसान को खरीदना पड़ेगा, और उसके बाद किसान का जो पैदा होगी उसको प्रोक्योर करेंगे, और प्रोक्योर में अपनी इच्छा से करेंगे। भुगतान कब करेंगे ये पता नहीं। हालत यह है कि 3-3, 4-4 महीने तक किसानों के माल का भुगतान प्राइवेट कंपनियों ने नहीं किया। ये कहां तक जायज है? ये तो पूरी तरह अन्याय है किसानों के साथ। सर, ये सारा खेल इंटीग्रेटेड
फार्मिंग के नाम पे, वो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के नाम पे सीड भी वो देंगे, उसके क्रॉप प्रोटेक्शन के जो बाकी चीज़ें हैं वो भी देंगे, उसके बाद फिर वो प्रोक्योरमेंट करेंगे। ये उन्हें पता है कि सीड का बाज़ार अलग है, सीड की साइज़ कितनी बड़ी है, और उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्हें जमकर खेलना है, तो वो सारे पूरा एक इंटीग्रेटेड वो बीज से लेके क्रॉप से लेके उसे मार्केट में खरीद को लेके सारा एक साथ वो चल रहा है। इसी वजह से उनकी प्लानिंग ही यही है कि सारे उस पर जो है कब्जा जमाओ, तभी उन्हें वो दिमाग में प्रॉफिट मुख्य उद्देश्य प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की है। आखिर खाद्यान्न सुरक्षा के क्षेत्र में ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गिद्ध दृष्टि क्यों? हमारा बड़ा सवाल देश के सामने, किसानों के सामने, सरकार के सामने, कि यदि इनसे व्यवस्था सुधरी होती तो यूरोप में तो 3 से 4% मात्र लोग खेती पर निर्भर हैं, और भारत में आज भी अगर हम देखें तो 65% आबादी पूरी तरह खेत और खेती पर निर्भर है। यह हकीकत है इस देश की। और यदि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है क्या? उन्हीं से आपको बीज खरीदना है, पहले वो बीज में लूटेंगे किसानों को। बीटी कपास का पहला उदाहरण देश के सामने है, किस तरीके से विदर्भ से लेके और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के किसानों ने करीब 4 लाख किसानों ने इस देश में आत्महत्याएं की हैं। शर्म नाम की चीज शायद सरकार में बैठे हुए लोगों में बची नहीं है। यदि दुनिया का कोई और देश होता तो कई सरकारें बदल जाती, इतने बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्याएं इस देश में हुई हैं। इसके लिए पूरी तरह से सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, पूरी तरह सरकार की योजनाएं असफल हो रही हैं, सामने रिजल्ट आ रहा है। आप क्या मानते हैं? क्या जो सीनियर बुश ने कहा था आज से 22 साल पहले कि फूड विल बी यूज्ड एज ए वेपन इन फ्यूचर, क्या उसी देश के भारत जैसी 120 से ज्यादा करोड़ की आबादी के खाद्यान्न के बाजार को कब्जा करने के लिए जो इस देश की मुद्रा है, सारा खेल उसी का है? सर, मैं ये मानता हूं ये हमारी कमजोरी है बस। अब अभी आप अगर यूके में 2 और 3% लोग जो है फार्मिंग पे टिके हुए हैं, लेकिन हम चाइना से यदि कंपेयर करें तो चाइना की स्थितियाँ, वहाँ के कई एग्री जोन और बाकी तमाम परिस्थितियाँ हमारे देश से मिलती जुलती हैं। हमें चाइना की अब जिन नीतियों की आप बात कर रहे हैं, चाइना की नीतियाँ ही हमें उनसे अलग करती हैं। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देश में जगह दी है, लेकिन इतने टाइट सेफगार्ड्स, रेगुलेशन, नीतियां बनाई है कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है चाइना के हितों से परे जाके अपने हित के लिए सारा कुछ नहीं कर सकती। वहां पे स्थितियां ऐसी हो गई कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। हम अभी हमारी नीतियां उस तरह की है नहीं कि हम ये कहें कि जो अब रिटेल में वो आ गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमने सारा छूट दे दी, नीतियां उनके उसमें बढ़ा दी, तो हम उस पर कोई कंट्रोल, नियंत्रण रख पाएंगे। जिसमें पॉलिटिकल विल की बात कर रहा था वो यहीं पे आके वो होता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपने सेफगार्ड रेगुलेशंस इतने टाइट करके रखें जिसमें कि हम एक विन विन सिचुएशन पे आए। आपने सेफगार्ड को टाइट करने की बात की, आपने उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करने की बात की जिससे विन विन सिचुएशन हम चाइना की तरह आए। चाइना की अगर आप बात आपने छेड़ी है तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के क्षेत्र में 6 SEZ हैं चाइना में, 6 के 6 सरकार के उंड है। और बड़ी बात यह है कि जितना आप इंपोर्ट करेंगे उतना आप एक्सपोर्ट करेंगे और उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो बिस्तर बोरिया बांधिए और भाग जाइए। भारत की स्थिति दूसरी है। भारत के नौकरशाह और भारत के सरकार में बैठे हुए लोगों को वो अपने इशारों पे नचाते हैं। पॉलिसीज वो बनती हैं जो वो चाहते हैं, एक्ट वो बनते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में वो फ्रेम करते हैं। मुझे कहने में शर्म आ रही है कि एक्ट को बिल बनने से पहले जो भी है उसको फ्रेम करके दिया जाता है और उन पर बात होती है। ये भारत की स्थिति दर्दनाक नहीं है तो क्या है? यह हकीकत है और हकीकत को समझना और हकीकत पर बात करना इस देश के हर आदमी का हक है, हर नागरिक का अधिकार है। आप बताएं इसमें क्या करें? इसमें मेरा मानना है ये सारे जितने स्टेक होल्डर हैं उनकी जबरदस्त भागीदारी इसमें होनी चाहिए। फार्मर्स हैं,
कंपनियां हैं, सरकार है, तमाम जितने ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी को इसमें एक लंबे समय तक भागीदारी के साथ हम अपनी सही नीतियों को तैयार करनी होगी। और उसके अलावा मुझे नहीं लग, और एक पॉलिटिकल विल भी बहुत जरूरी है, उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत सही कहा आपने, पॉलिटिकल विल की जरूरत है, देश को उन नीतियों की जरूरत है जिससे देश का हित हो, किसान का हित हो, उपभोक्ता का हित हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारों पर नाचने वाली सरकारों को जनता बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करती, और किसानों का शोषण कब तक होगा, ये बड़ा सवाल देश के सामने, देश की जनता के सामने किसानों को अब बर्दाश्त नहीं है। राजनीतिक बदलाव का समय चल रहा है। आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों के लोग सोचेंगे, समझेंगे, अपना विजन वो करेंगे जिससे किसान का हित हो, उपभोक्ता का हित हो, देश के उद्योग का हित हो। देखते रहिए हमारे कार्यक्रम किसान की आवाज। नमस्कार।